हेलो बच्चों, अगला टर्म हमारा जो है आज हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे 3 लेक्चर हमारे हो गए हैं। मैं आपको पहले बता दूं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है। चौथा लेक्चर आज हमारा है और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत टर्म्स हमारे बचे हुए हैं बस। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है लेक्चर, जो टर्म है हमारा वो है ट्रेड रिसीवेबल। अभी मैं आऊँगा क्या लिखा हुआ है पीछे, अभी आप बस मुझे सुनो। क्या बताया मैंने? ट्रेड रिसीवेबल। ये एक नया वर्ड आया है जब से कंपनी एक्ट हमारा 2013 इनकॉर्पोरेट हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जनरली दो चीज़ें आपकी आएंगी, एक तो डेटर्स होगा और एक होगा बिल रिसीवेबल। तो डेटर और बिल रिसीवेबल क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड और होगा हमारा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में आपका क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये दो वर्ड होंगे। तो हम इसको करते हैं आगे कंटिन्यू। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल समझते हैं, वो दो जो उनके अंदर के आइटम है वो बाद में देखेंगे। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है बच्चों अमाउंट रिसीवेबल। अगर हमने कोई गुड्स सोल्ड करा या कोई सर्विस रेंडर करी, आप बहुत ध्यान से समझें, मैंने किसी को गुड्स बेचा और अमाउंट मिला नहीं है, अभी ध्यान से सुनना, अमाउंट रिसीवेबल। अमाउंट रिसीवेबल मतलब मिलना है, बाद में मिलेगा, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। सेम कॉन्सेप्ट दूसरी तरफ, अमाउंट पेबल। अगर मैंने उधार में खरीदा तो मुझे अमाउंट देना होगा। क्या? गुड्स खरीदा या किसी की कोई सर्विस एक्वायर करी उधार पे, क्रेडिट पे, तो मैंने पेमेंट नहीं करी तो मुझे करनी है, तो उसे कहते हैं ट्रेड पेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर। मतलब आपने जो गुड्स बेचा होगा या कोई सर्विस रेंडर करी होगी, उसके बदले में जो अमाउंट आपको बाद में मिलेगा वो आपका क्या होगा? ट्रेड रिसीवेबल होगा। अब इसमें दो बातें नीचे निकल के आती हैं, उसको मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन पे आते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ट्रेड रिसीवेबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, और साथ साथ में एक सेकेंड, ठीक है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अभी जितना मैं बता रहा हूँ आप उतना ही पढ़ना सिर्फ। ट्रेड रिसीवेबल 21 टर्म जो आपको नजर आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब जो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर मैंने कोई गुड्स बेचा किसी को और मैंने कोई सर्विस रेंडर करी लेकिन अमाउंट अभी मिला नहीं है, अमाउंट रिसीवेबल, और कह रहा है कि इंक्लूड TR इंक्लूड बोथ डेटर एंड बिल रिसीवेबल। ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल इसमें मत पढ़ो क्या होता है, वरना समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप बस मेरी बात सुनते जाओ। पहले आप ट्रेड रिसीवेबल समझ आ गया, जब भी मैंने कभी गुड्स बेचा उधार पे या कोई सर्विस रेंडर करी तो जो अमाउंट रिसीवेबल है, जो मुझे लेना है, वो ट्रेड रिसीवेबल होता है। ये दो तरीके से हो सकता है, डेटर के फॉर्म में भी और BR के फॉर्म में भी। वो क्या होता है उसको समझते हैं। अब आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मान लो एक पर्सन है हमारा मिस्टर एक्स, एक पर्सन है हमारा मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, मैं यही लिख दे रहा हूँ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड करा। दो पर्सन बताए मैंने, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, यहाँ नाम लिख दिया मैंने दोनों का। मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड करा है, यहाँ पे इसने सोल्ड करा है गुड्स, यहाँ पर इसने गुड्स सोल्ड करा है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब एक्स वाई को गुड्स बेचेगा तो मुझे बताओ सेलर कौन है? यहाँ पे सेलर है मिस्टर एक्स और बायर कौन है? बायर है मिस्टर वाई। सेलर है मिस्टर एक्स और बायर है मिस्टर वाई। अभी मैं आपको कह रहा हूँ मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स बेचा है। अब जो मिस्टर वाई है वो एक्स को पेमेंट करेगा, बहुत ध्यान से समझना। मिस्टर वाई जो है वो एक्स को पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे दो बातें हैं, उधार पे बेचा है सामान, एक्स ने वाई को उधार पे बेचा है। अगर दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब इनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं आंख बंद करके, तो एक्स कहेगा वाई से कि 2 महीने बाद मुझे पैसा दे देना, या वाई ने कहा मैं 2 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा, तो एक्स कहेगा ठीक है 2 महीने बाद पैसा दे देना।
तो ये क्या हुआ, ये तो होगी भरोसे वाली बात कि एक्स को वाई पे पूरा भरोसा था। आप ध्यान से सुनना, अकाउंट भरोसे पे नहीं चलता बच्चों, ठीक है ना। अब मान लो ये वाई अगर पैसा ना दे तो फिर मिस्टर एक्स क्या कर सकता है, क्या कोई लीगल एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों? कोई लीगल इनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट था कि वाई को एक्स को पैसा देना है? नहीं था। तो जब कभी गुड्स बेचा जाता है उधार पे, एक्स ने वाई को गुड्स बेचा उधार पे और वाई एक्स को पेमेंट करेगा और वाई ने कहा 2 महीने बाद पैसा ले लेना, तो अभी मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। मिस्टर एक्स की बुक्स में, जो मिस्टर एक्स की बुक्स होगी, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, ये वाई को अपना डेटर बना लेगा। डेटर का मतलब होता है वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है। डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है, मतलब एक्स को पैसा लेना है वाई से। तो जब एक्स अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगा तो वाई को क्या बना लेगा? अपना डेटर। डेटर क्लियर? वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्स को छोड़ दो, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो वाई ने गुड्स खरीदा है एक्स से उधार पे, वाई ने एक्स से गुड्स खरीदा है उधार पे, तो वाई को पेमेंट करनी है एक्स को, वाई को पेमेंट करनी है एक्स को। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, उल्टा हो गया बिल्कुल। पहले एक्स ने बेचा था, हम ऐसे देख रहे थे, हमारे देखने का नजरिया बदल रहा है। अब वाई ने खरीदा है एक्स से, तो वाई ने एक्स से खरीदा है तो वाई एक्स को पेमेंट करेगा। तो अब वाई ने बोला था कि 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा और एक्स मान भी गया था। तो जब वाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा तो वाई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स को क्या लिखेगा? अपना क्रेडिटर। क्या लिखेगा? क्रेडिटर। मतलब जिससे पैसा हमें लेना है वो हमारे लिए डेटर और जिसे पैसा हमें देना है वो हमारे लिए क्रेडिटर। मैंने पहले मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो एक्स की बुक में वाई एक्स का कौन होगा? डेटर, क्योंकि उससे पैसा लेना है। डेटर कौन होता है? वो पर्सन जिससे हमें पैसा लेना है। और वाई की बुक में एक्स कौन होगा? उसका क्रेडिटर, क्योंकि उसे पैसा देना है। तो क्रेडिटर क्या हुई? लाइबिलिटी, और डेटर क्या हुआ? एसेट। जिससे पैसा लेना है वो एसेट, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। पैसा देना है मतलब बोझ, ऑब्लिगेशन, वो हो गई लाइबिलिटी। तो मतलब ये हुआ ट्रेड रिसीवेबल एसेट होता है, अमाउंट रिसीवेबल, और ट्रेड पेबल लाइबिलिटी होती है, अमाउंट पेबल। उन दोनों के एक एक वर्ड मैंने अभी आपको बताए हैं, डेटर और क्रेडिटर। दूसरे वर्ड अभी बाद में समझाऊंगा, पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। डेटर पढ़ना, खाली बी आर मत पढ़ना। डेटर में लिखा हुआ है डेटर इज अ पर्सन और अ फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस रेंडर ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। वही मैं बता रहा हूँ, आपने किसी पर्सन को या किसी फर्म को या किसी कंपनी को कोई गुड्स बेचा उधार पे या कोई सर्विस प्रोवाइड करी उधार पे और पेमेंट अभी आपको रिसीव्ड नहीं हुई है, तो वो आपका डेटर हो जाता है। एक बार क्रेडिटर भी देख लेते हैं। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर, क्रेडिटर इज अ पर्सन और अ फर्म फ्रॉम होम गुड्स हैव बीन परचेज्ड और सर्विसेज हैव बीन टेकन ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड। लेकिन वो कह रहा है पेमेंट अभी हुई नहीं है, तो वो कौन हो जाता है? क्रेडिटर। बहुत आसान शब्दों में दोबारा से सुन लो आप कि एक्स ने वाई को सामान बेचा था, तो एक्स की बुक में वाई कौन होगा? एक्स का डेटर, और वाई की बुक में एक्स कौन होगा? क्रेडिटर। डेटर जिससे पैसा लेना है, क्रेडिटर जिसको पैसा देना है। बहुत ही आसान है, कुछ था नहीं इसमें खास। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है हमारा, दोबारा आ जाते हैं 1 मिनट। दूसरा पॉइंट ये है, मान लो मैंने एक पर्सन एक्स था और एक पर्सन वाई था। दूसरा पॉइंट ये था, एक्स ने वाई को सामान बेचा था, हमने ऐसे करा था, एक्स ने वाई को सामान बेचा था, मान लो मैंने एरो बना दिया, एक्स ने वाई को सामान बेचा था, और अगर दोनों को एक दूसरे पे पूरा भरोसा था तब तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पैसा दे दूंगा, एक्स ने कहा ठीक है बाद में दे देना, बात खत्म। अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। लेकिन मैंने बताया आपको अकाउंट भरोसे पे नहीं चलता, ठीक है। कल को मान लो वो पैसा ना दे, वो भाग जाए, तो आप उसका क्या करोगे? क्या कोई लीगल एक्शन ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो एक कॉन्सेप्ट निकाला, एक तरीका निकाला, वो पूरा चैप्टर भी पढ़ना है हमें अलग से, वो पूरा एक चैप्टर है हमारा पूरा डिटेल में। अभी आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लो। एक्स वाई को कहेगा, जब वाई ने बोला कि 3 महीने बाद पैसा देगा, तो एक्स ने कहा ठीक है 3 महीने बाद दे देना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से एक बिल भेज रहा हूँ, मैं एक बिल भेज रहा हूँ तुम्हें। कौन भेजेगा बिल? सेलर। सेलर ने कहा मैं एक बिल तुम्हें ड्रॉ करके भेज रहा हूँ, उस बिल पे ये लिखा हुआ है कि तुम मुझे 3 महीने बाद इतना अमाउंट पे करोगे, और उस पर अपना साइन करके एक्सेप्टेंस दे दो बस। एक्स ने एक बिल भेजा वाई के पास और वाई को बोला कि इस बिल में ये लिखा हुआ है कि 3 महीने बाद तुम मुझे पैसा दोगे क्योंकि मैंने तुम्हें गुड्स बेचा है।
मैंने तुम्हें आज गुड्स बेचा है और पेमेंट मिली नहीं है, 3 महीने बाद तुम मुझे पैसा दोगे एक फ्यूचर डेट पे, स्पेसिफाइड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट आप मुझे पे करोगे 3 महीने के बाद। ये बात इस बिल में लिखी है और इस बिल पे अपने साइन करके एक्सेप्टेंस दे दो। ये अपनी एक्सेप्टेंस भेज देगा इसके पास। तो जब ये दोनों के बीच में अब लीगल एग्रीमेंट हो गया, तो अब जो एक्स ने पहले वाई को अपनी बुक में डेटर के नाम से लिखा हुआ था, अब वो डेटर नाम काट के उसको बिल रिसीवेबल के नाम से लिख देगा। अब क्या करेगा, वो डेटर नाम काट के उसको क्या करेगा, बिल रिसीवेबल, मतलब हुआ वही, पैसा लेना है वाई से, पहले वाई से लेना था तो वाई का नाम लिखा था, अब बिल जनरेट हो गया तो बिल रिसीवेबल के नाम से दिखा दिया, मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया वो एक तरीके का। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल में दोनों बातें इंक्लूड होती हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल। अगर हमें भरोसा है सामने वाले पे, उसने कहा पैसा दे देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको डेटर के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। और अगर हमें भरोसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे भाई लीगल डॉक्यूमेंट हो जाए एक, जिससे कि आप कल को भाग ना जाओ, तो वो बिल रिसीवेबल हो जाता है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है। एक चैप्टर है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, हमारा 15वां या 16वां चैप्टर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज करके, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। मैंने सिलेबस में बताए थे चैप्टर्स के नाम, तो ये पूरा डिटेल कंप्लीट चैप्टर होगा वहाँ पे। बस अभी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना था खाली। समझ गए आप लोग। इसका उल्टा सोच लो, एक्स के पॉइंट से सोचा, वाई के पॉइंट से सोच लो। एक्स के लिए यही बिल रिसीवेबल है, तो वाई के लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। एक्स ने इसको अपना एसेट्स बना लिया, तो वाई को क्या बनानी पड़ेगी, अपनी लाइबिलिटी। मतलब पहले जब एक्स ने अपनी बुक में वाई का नाम एसेट साइड में लिखा हुआ था, तो वाई ने अपनी बुक में एक्स का नाम लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ था। अब एक्स ने अपनी बुक में बिल रिसीवेबल एसेट साइड में लिखा हुआ है, तो वाई अपनी बुक में बिल्स पेबल लाइबिलिटी साइड में लिख लेगा। मतलब जब आप लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, कोई बिल ड्रॉ हो जाता है और वो एक्सेप्टेंस क्लियर हो जाती है, तो फिर वो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल बन जाता है। मतलब डेटर और क्रेडिटर खत्म होके वो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस इतना सा कौन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो आप बिल रिसीवेबल में क्या लिखा हुआ है, बिल रिसीवेबल अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय सेलर, सेलर मतलब ड्रॉर, टेक्निकल टर्म है ड्रॉर, सेलर समझो अभी आप, सेलर ऑन द बायर, उसको ड्रॉई कहते हैं। वो पूरा चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ हम पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर है, ड्रॉ ड्रॉई, बिल ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्री सब है। तो सेलर ने बायर को एक बिल ड्रॉ करा इन विच द सेलर डायरेक्ट द बायर, और उसने उसको डायरेक्शन दी टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट एट स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। वही मैंने बताया कि एक फ्यूचर डेट पे एक अमाउंट वो पे करेगा। सच बिल बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द सेलर आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर। वो एक्सेप्टेंस मिल जानी चाहिए, लेकिन मतलब वो साइन करके दे दे, साइन नहीं करेगा जब तक, तब तक वो बिल रिसीवेबल नहीं बनेगा। तो वो एक्सेप्टेंस मिल जाने के बाद जो सेलर है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल बन जाएगा। समझ गए। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, ये ज़रूरी है। कब तक भरोसा करोगे, पैसे लेके भागते हैं लोग बिजनेस में। ट्रेड पेबल, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। भाई मैंने बताया अमाउंट पेबल, और उसमें दो बातें, क्रेडिटर जिसको पैसा देना है, पर्सन और फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन परचेज और सर्विसेज हैव बीन टेकन ऑन क्रेडिट। हमने किसी से उधार पे कुछ खरीदा है और हम उसे कहेंगे भैया ले लेना पैसा बाद में, और वो मान गया तो अच्छी बात है, वो नहीं माना तो उसको कुछ ना कुछ तो गारंटी देनी पड़ेगी ना। तो गारंटी में यहाँ अकाउंट में बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट होता है, बिल रिसीवेबल बिल पेबल लगता है। नॉर्मल छोटे मोटे बिजनेस में चेक वाला भी कॉन्सेप्ट लग जाता है आजकल तो, क्योंकि चेक पे भी अच्छा खासा केस बन जाता है। आप किसी से पीडीसी चेक ले लो, कोई कह रहा है आप भाई मैं 20 दिन बाद पैसा दूंगा, ठीक है, हमें दिक्कत थोड़ी है तुम्हारे 20 दिन बाद पैसा देने, तो आप चेक दे दो ना, क्या दिक्कत है चेक देने में। 20 दिन बाद का एक चेक बना के दे दो, 20 दिन बाद हम उसको अकाउंट में डाल देंगे, और अगर नहीं मिला पैसा तो फिर बाउंस का केस होगा। ठीक, तो लोग इसलिए जल्दी वो नहीं करते हैं, वो एग्री नहीं होते हैं कि नहीं नहीं, क्योंकि जिनके मन में चोर होता है वो नहीं होते एग्री कि हमें नहीं देना, नहीं आप ले लेना, बाद में कर लेना, ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। तो ये बिल्स पेबल में लिखा हुआ है, रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो वही जो उल्टा पॉइंट हो गया उसका, जो बिल रिसीवेबल का मैंने बताया था, उसके लिए बिल रिसीवेबल, तो सामने वाले के लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए लगा दिया क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स है, थोड़े से क्रिटिकल है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मैंने दे दिया। आप लोग नहीं समझ आया हो फिर से जाओ बैक वीडियो करके और फिर सुनो, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, 2 बार 3 बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आगे आते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मैंने पहले बता रखा था, टोटल एक्सपेंडिचर जो किसी प्रोडक्ट के साथ एंगेज होता है, किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जो टोटल पैसा लगता है उसको कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड
और चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ठीक है, अब छोटे छोटे टर्म्स हैं और आउट ऑफ कोर्स वाले हैं ये, तो जल्दी जल्दी पढ़ाता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, आपकी बुक में नहीं होंगे, जो टी.एस. ग्रेवाल की आपकी बुक होगी, अब इसके नीचे वाले जितने भी टर्म्स हैं वो आपकी बुक में शायद ना हो, और होंगे भी तो वहाँ लिखा होगा अदर एडिशनल टर्म। एडिशनल मतलब आपकी नॉलेज के लिए। वाउचर मैं ये नहीं कह रहा होंगे नहीं होंगे, लेकिन वो एडिशनल इसमें होंगे। वाउचर सर एक तरीके का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिससे ये प्रूफ हो जाए कि ये ट्रांजैक्शन हुई। आपने गुड्स खरीदा तो उसके लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए ना, तो हर ट्रांजैक्शन पे एक पर्टिकुलर वाउचर बनता है, और वाउचर में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होता है। ये हम प्रिपरेशन ऑफ वाउचर वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सिर्फ इतना समझो, कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो ट्रांजैक्शन सच में हुई है। ठीक है, जिससे कि घपला ना हो, धोखेबाजी ना हो, धोखाधड़ी ना हो बिजनेस में। डिस्काउंट, किसी भी टाइप का रिडक्शन प्राइस में उसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट इज एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द बायर। इट मे बी ऑफ टू टाइप। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं हटा देता हूँ ये लो। इट मे बी ऑफ टू टाइप का मतलब दो टाइप के डिस्काउंट हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। प्राइस में रिडक्शन की मैंने बात करी, उसको डिस्काउंट कहते हैं। अब ये दो तरीके के, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है बच्चों जब आप बल्क में परचेज करते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, तो इसका मतलब होलसेलर टू रिटेलर। ठीक है ना, आपको इस तरीके से मिलता है, या ये कह लो मैन्युफैक्चर टू होलसेलर एंड होलसेलर टू रिटेलर। ये होता है जो बल्क में परचेज करते हैं, मतलब मैंने बेचने के लिए खरीदा, अपने यूज़ करने के लिए नहीं। तो जो बल्क में परचेज करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं, वहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। एक फिक्स परसेंटेज होता है लिस्ट प्राइस पे। और सबसे काम की बात, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा जाता। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। मतलब अगर मैंने 25,000 का कोई सामान खरीदा और मुझे 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो 25,000 का 20% होगा आपका कितना होगा? 25,000 का 20% आपका 5,000। तो मैं उसे 20,000 पे रिकॉर्ड करूँगा। मैं उसे कितने पे रिकॉर्ड करूँगा बुक्स ऑफ अकाउंट में? 20,000 पे। वो जो 5,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होती। और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? जो बल्क में परचेज करने पे मिलता है, ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करने पे मिलता है, या ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने पे अलाउ किया जाता है। कैश डिस्काउंट जो होता है वो कैश ट्रांजैक्शन पे होता है हमेशा। आप ध्यान रखना, उधार पे तो होगा नहीं। जब भी कभी कैश में पेमेंट होगी तो ही कैश डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा, और ये होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। आपने बोला था 3 महीने बाद पेमेंट कर दोगे, और आपके पास पैसा था एक्सेस, तो आपने 2 महीने बाद ही पेमेंट का ऑफर कर दिया सामने वाले को कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट करना चाहता हूँ। तो सामने वाला भी खुश होकर आपको 2% 3% का डिस्काउंट दे देगा, जिससे कि वो एनकरेज कर सके आपको दोबारा आगे के लिए, कि आप आगे फिर से जल्दी पेमेंट कर सको। तो कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है, ताकि जो सामने वाला पर्सन है वो जल्दी पेमेंट करे, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने की कोशिश करे, जिससे कि उसको कुछ एक्सेस या कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। तो कैश डिस्काउंट होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, जब जल्दी पेमेंट हो जाती है उसके लिए कैश डिस्काउंट। एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है ट्रेड में। ट्रेड डिस्काउंट is the rebate allowed by the seller at a fixed percentage of the list price. It is generally offered by manufacturer to wholesaler and by wholesaler to retailer, and it is not recorded in the books. मैंने बताया बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। Deducted from the sale price. So sales are recorded at net value. मैंने बताया अगर 25,000 की सेल्स है, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 पे सेल्स की रिकॉर्डिंग करी जाएगी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट। सेम परचेज के साथ कॉन्सेप्ट होगा। फिर आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड टू द बायर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। मैंने बताया जल्दी पेमेंट करें उसके लिए कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट एक्ट एज एन इंसेंटिव एंड एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द डेटर्स। मतलब जिससे मुझे पैसा लेना था वो एनकरेज हो जल्दी पेमेंट करने के लिए, इसलिए उसको हम कुछ एक्सेस डिस्काउंट देते हैं, और दोनों पार्टी इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करती हैं। कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट पे मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट बल्क में परचेज करने पे मिलता है। बस इतना ध्यान रखना आपका। फिर 26 नंबर पे है एंट्री। जब भी अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाती है उसको एंट्री कहते हैं। एंट्री मारना कहते हैं, जैसे आप सिस्टम पे एंटर करते हो तो उसे एंट्री कहते हैं। व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इट इज नोन एज एंट्री। जब भी कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसको हम एंट्री कहते हैं। फिर है डेबिट एंड क्रेडिट। 27 है डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का बच्चों एक्चुअल में ना कोई मीनिंग नहीं है। अकाउंट्स हमारा डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। आपकी जो किताब होगी उसके आप ऊपर टॉप पे देखोगे, पहले अंदर खोलोगे भी नहीं, टॉप पे लिखा होगा डबल एंट्री सिस्टम। वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। वो भी मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाऊंगा तो वहाँ समझाऊंगा। सिर्फ थोड़ा सा समझ लो। डबल एंट्री मतलब ड्यूअल एस्पेक्ट,
किसी भी ट्रांजेक्शन के एट लीस्ट दो एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। तो दो, जैसे मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट करा कैश से, तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैश भी आएगा बिजनेस में और कैपिटल भी आएगा। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो बात की कहानी है, अभी नहीं, बस आप इतना समझो डबल एंट्री पे चलती है अकाउंट, और एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ये हमेशा होगा, डबल एंट्री सिस्टम इसी को कहते हैं। और डेबिट किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं एंड राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। जो भी अकाउंट आप बनाओगे उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो डेबिट होगा और राइट हैंड साइड होगा क्रेडिट। बाकी डेबिट क्रेडिट का एक्चुअल मीनिंग ना तो कहीं लिखा है और ना है, आप देखो यहाँ भी वही लिखा हुआ है। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट टू अकाउंट। वन अकाउंट विल रिसीव अ डेबिट एंट्री एंड अनदर अकाउंट विल रिसीव अ क्रेडिट एंट्री। फिर डेबिट का मीनिंग लिखा हुआ द टर्म द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट। इफ एन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड द एंट्री इज पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड। अगर अकाउंट डेबिट हुआ है तो पोस्टेड डेबिट साइड में होगा, क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में होगा। पोस्टिंग कैसे होती है वो लेजर का पार्ट है, लेजर में पढ़ेंगे। तो ये डेबिट क्रेडिट के मीनिंग। प्रोप्राइटर कौन है सर? प्रोप्राइटर तो मेन आदमी है जो बिजनेस में लगा हुआ है और खून पसीना बहा रहा है और सारा का सारा रिस्क अपने सर पे लेके बैठा हुआ है। तो प्रोप्राइटर वो आदमी जो अपना खून पसीना बहा रहा है बिजनेस में और पूरा रिस्क उसने अपने ऊपर ले रखा है, कल को डूब गया तो फिर मैं ही डूबा। तो प्रोप्राइटर इज अ पर्सन हु मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। पैसा लगा रखा है उसने, मैनेज उसको मैनेज करता है एंड इट बियर ऑल द रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। और वो सारा का सारा रिस्क इन्वॉल्व जो होता है वो बेयर करता है। आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज नहीं होंगे, कई टाइप के बिजनेस होते हैं बच्चों। मैं अभी आपको सिंगल ओनर वाला बता रहा हूँ यहाँ प्रोप्राइटर का मतलब। वैसे और भी होते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोप्राइटर भी होते हैं, किसी का रिस्क कम होता है, किसी का रिस्क ज़्यादा होता है, किसी का नहीं होता है, तो वो अलग बातें हैं। अभी आप ये समझो आपकी जो 11वीं क्लास तक है वो पूरा सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगा, जहाँ एक ओनर होगा, एकल स्वामित्व। प्रोप्राइटर क्लियर। बैड डेट जो पीछे पड़ा था याद करो, डेटर जिससे पैसा लेना था, अगर वो पैसा ना दे, पर आपने तो बताया लीगल हो गया, लीगल होने के बाद भी नहीं देते बच्चे हैं। आप जाओ कोर्ट में केस करो, तारीख पे तारीख लड़ते रहो, बहुत से लोग नहीं दे। अब कोई बैंकरप्ट हो गया मान लो, तो वो कहाँ से देगा? बैंकरप्ट हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो वो कहाँ से दे पाएगा? तो जो पैसा डेटर से इरिकवरेबल नेचर का हो, जो ना मिल पाए, वो बैड डेट कहलाता है, लॉस होता है ये हमारे लिए। तो बैड डेट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, इट इज अ बिजनेस लॉस एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो इरिकवरेबल नेचर का होता है, डेटर से जो नहीं मिलेगा, वो बैड डेट मान लेते हैं हम, या उसने नहीं दिया उसको हम बैड डेट मान लेते हैं, मतलब डूब गया हमारा, डेटर हमारे बैड हो गए, बैड डेट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट आप अपनी लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में जब ना हो, जब मेरे एसेट्स कम हो जाएं और लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाएं और मैं अपनी लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्वेंट कौन होता है? जो लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में है। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंसॉल्वेंट इज अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। अ पर्सन बिकम इंसॉल्वेंट व्हेन हिज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट। वो कह रहे हैं कि पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा जब उसकी लाइबिलिटी उसके एसेट से ज़्यादा हो जाए। और सॉल्वेंट कौन होगा? कोई भी एंटरप्राइज जो इस पोजीशन में है कि वो अपने डेट को पे कर सके, तो अपने डेट को पे कर सके। बाकी बच्चों डिफरेंस होता है थोड़ा सा, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो भी आपके लेवल का नहीं है। और तो बैंकरप्ट होता है और एक इंसॉल्वेंट टर्म होता है, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, ठीक है ना। एक बैंकरप्ट और एक इंसॉल्वेंट, दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है। तो वो अभी आपके लेवल का नहीं है, अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा बाद में कभी। अभी आप यहाँ समझो, जैसे विजय माल्या यहाँ से भाग गया, वो कह रहा है कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, या अगर कल को सरकार उसकी संपत्ति बेचती भी है तो मान लो संपत्ति बेच के भी पूरा पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, तो मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर उसको कर देते हैं कि अब ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये अपनी लाइबिलिटी को पे करने की पोजीशन में नहीं रहा, ठीक है। बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। मैंने मशीन खरीदी 5 लाख की, तो 5 लाख पे मैं उसे अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूँगा। बुक वैल्यू इज द अमाउंट एट विच एन आइटम अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको दिखता है अमाउंट, वो बुक वैल्यू कहलाता है। इनवॉइस जब उधार पे कुछ होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब उधार पे आप सोल्ड करोगे गुड्स तो इनवॉइस जनरेट होगा। और एक और है लास्ट, एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस यूनिट, कोई भी हो सकता है, टाटा, हीरो होंडा, होंडा तो नहीं रहा, हीरो, रिलायंस, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस यूनिट, आईटीसी लिमिटेड, ठीक है ना, कोई भी बिजनेस यूनिट जो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज है उसको एंटिटी कहते हैं। तो एंटिटी में लिखा हुआ है एन एंटिटी रेफर्स
टू एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज एंगेज इन परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल हीरो इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, 34 टर्म हो गए। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक अगली क्लास में होगा। और यहाँ तक कितने लेक्चर हुए थे? 4 हुए हैं। 4 ही लेक्चर में देखो मैंने कंप्लीट कर दिया है। 2 लेक्चर क्वेश्चन आंसर के कराऊंगा, तो टोटल 6 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर कराने जरूरी हैं, मुझे पता है बहुत से टीचर आते हैं पढ़ाने और चैप्टर पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर नहीं कराया। ऐसे नहीं, क्वेश्चन आंसर पूरे कराऊंगा एक एक, लेकिन उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, या तो आप दोबारा से देख लो चारों लेक्चर, या आपको समझ आ गया है तो आप एक बार बस इनके नोट्स बना लो अपनी कॉपी में, या इन्हें रीड कर लो आप, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब आएंगे वो अंदर से ही होंगे। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो फिर वो क्वेश्चन आंसर हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले की क्लास में। किसी को किसी तरीके का कोई डाउट हो तो मेरा नंबर रहता है, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कभी व्हाट्सअप ही करना, लेकिन खाली कॉल मत करना, कॉल लगेगा नहीं। ठीक है, थैंक यू।